जय हिंद दोस्तों। जो मेरा टॉपिक चल रहा था संचरण लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का, तो सप्लाई सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में मैं इससे पहले कंडक्टर के बारे में पूरी चर्चा कर लिया था। जो हमारे कंडक्टर होते हैं कॉपर का, मैंने उसमें ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया था, तो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद मैंने एल्यूमिनियम का लिया और फिर कैडमियम का भी लिया, और उसमें एक गैल्वेनाइज्ड के लिया और ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर के लिया। एल्युमिनियम मतलब दो प्रकार से वहाँ पास यूज़ किया था ना, एक AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर और दूसरा जो था ACSR, तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इन कंडक्टरों का हमने यूज किया था। तो ट्रांसमिशन लाइन में पूरे चूज किए कि कौन सा हमारे लिए बेटर है, तो ACSR को हमने चूज किया, वो हमारे लिए क्या था, बेटर था। तो कंडक्टर की चर्चा इससे पहले कर लिया। अब उस कंडक्टर को हम ले जाएंगे तो टावर उसको हमको चाहिए, टावर के साथ हमको इंसुलेटर चाहिए। तो अब हम टावर और इंसुलेटर के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जो टावर होते हैं, पोल होते हैं, तो उनको पोल को हम उनकी क्वालिटी को देखेंगे कि पोल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो पोल होते हैं तो पोल की क्वालिटी को हम यहाँ समझते हैं कि टावर में जो हम यूज करते हैं ले जाने के लिए पोल, तो पोल को ही बोलते हैं हम क्या, सपोर्ट बोलते हैं। पोल को ही क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो जिसको हम आम भाषा में खंभा भी बोलते हैं, जो छोटे छोटे ट्रांसमिशन लाइन के लिए ले जाने होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको हम पोल बोलते हैं। तो यहाँ पास पोल, या फिर उसी को लिख सकते हैं सपोर्ट। तो ये जो पोल होते हैं, ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए हमारे होते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, तो उन पोल की बात कर रहे हैं। अभी ट्रांसमिशन वाले जो हाई बड़े बड़े होते हैं उसको हम आगे बताएंगे। तो पोल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपसे क्वालिटी पूछता है कि पोल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो पोल जो है, तो यदि हम लकड़ी की ले रहे हैं, या फिर उसमें हम सीमेंट के ले रहे हैं, या फिर हम उसमें लोहे की ले रहे हैं, स्टील के ले रहे हैं, जिसका भी ले रहे हैं, तो हर एक पोल में अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। तो अभी हम जो पोल की मात्र करें, तो एक अच्छा, विशिष्ट, उत्कृष्ट, आदर्श जो पोल होते हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उसमें उच्च सामर्थ्य होनी चाहिए। काहे कि उसमें जो यांत्रिक शक्ति है, मतलब मैकेनिकल, जो मैकेनिकल है पावर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यांत्रिक जो उसकी सामर्थ्य है, वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें यांत्रिक जो सामर्थ्य है वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो ये पोल की जो पहली विशेषता होती है, तो उसमें उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, तो इसको हम लिखें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सीधा लिखें तो थोड़ा सही रहे, है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो हाई मैकेनिकल उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो फिर उसमें और एक दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए, ये तो चलो ठीक है कि उच्च सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो भार में क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। उसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो भार में क्या, हल्के होने चाहिए। तो उसका जो वेट है वो कैसा होना चाहिए, लाइटली होना चाहिए। तो भार में हल्के, भार में हल्के, तो वो वेट में कैसा होना चाहिए, लाइट ऑफ वेट। तो वेट में क्या होने चाहिए, वो हल्के होने चाहिए। तो वो लाइटली होने चाहिए। और इसमें जो तीसरी क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो सस्ते भी होने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। तो उसमें सस्ते होने चाहिए। उसकी उम्र जो है तो वो क्या होनी चाहिए, उम्र थोड़ा हाई होनी चाहिए।
मतलब उसमें लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए और उसमें मूल्य क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब लो कास्ट, और जो उसकी लाइफ है, उम्र है, अधिक होनी चाहिए। लॉन्ग लाइफ। तो ये क्वालिटी हम देखकर क्या करते हैं, पोल को चूज करते हैं कि वो पोल हमारे लिए क्या है, अच्छा है, उत्कृष्ट है। अब हम किसी पोल को ले लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि जो हम पोल को ज़मीन के नीचे हम गाड़ते हैं तो उसमें कितना भाग हम पोल को ज़मीन के नीचे गाड़ते हैं। ये हो गया हमारा कोई पोल हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सिंपल सा कोई पोल हो गया। अब इस पोल में हम क्या करते हैं, यहाँ से मेरा ये वाला भाग क्या है, ज़मीन है। अब ज़मीन से जितना पोल की लंबाई है, पोल की जितनी भी लेंथ है, इस लेंथ का पोल को हम 1/6 भाग कहाँ रखते हैं, वो ज़मीन के नीचे हम उसको गाड़ देते हैं। तो यह पोल को गाड़ने का नियम होता है कि जिसकी उसकी पूरा लेंथ है जितना, तो उस लेंथ का पूरा 1/6 भाग वो ज़मीन के नीचे रहता है। तो ये कहाँ रहेगा, भूमि के नीचे। तो ये वाला भाग 1/6 भाग भूमि के नीचे होता है। अब हम देखेंगे कि जो पोल होते हैं तो पोल को कितने प्रकार से हम वहाँ पास डिवाइड करेंगे। तो पोल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पोल का जो चुनाव है ना, कैसे हम पोल को चुनाव करेंगे, उसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पोल का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको भी देख के हम करते हैं पोल का चुनाव, और उसमें लोकेशन कि कौन सा पोल हम किस लोकेशन में गाड़ेंगे। जैसे पानी वाले क्षेत्र में, दलदली वाले क्षेत्र में, तो उन क्षेत्रों में यदि हम लोहे वगैरह का गाड़ देंगे तो वहाँ अर्थिंग करंट वगैरह उतरने की संभावना होती है। तो लोकेशन के हिसाब से भी पोल को हम क्या करते हैं, वहाँ पास गाड़ते हैं। तो इसमें ये चीज़ हमको देखनी होती है। अब हम पोल की चर्चा करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम जो पोल लेते हैं तो वो लकड़ी का लेते हैं। कौन सा, लकड़ी का पोल लेते हैं, जो अक्सर गांव में पहले भी लगते थे, हमारे गांव में भी पहले लगे होते थे। तो उन लकड़ी के पोल में क्या हमारी विशेषता होनी चाहिए, ये पूरी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, तो हमारे लिए क्या होगा, उत्कृष्ट होगा, अच्छा होगा। तो उसमें देखते हैं लकड़ी के पोल, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो पोल के प्रकार में जो पहला पोल है वो है आपका वुडन पोल, लकड़ी का पोल। तो एक लकड़ी के पोल में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये हो गया हमारा लकड़ी का पोल। तो ये लकड़ी का पोल हो गया। अब ये लकड़ी का पोल है तो किस लकड़ी का होगा, हम कोई भी लकड़ी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जो हम फिलहाल थ्योरी में अपने पढ़ते हैं तो किस लकड़ी के पोल के हम बनाते हैं, यहाँ पास किस लकड़ी का पोल का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पास एक हो गया हमारा कैप हो गया। ये कैप क्या करता है कि जब हमारी बारिश वगैरह होती है तो उस बारिश से हमारा नीचे पानी उस लकड़ी पर ना गिरेगा तो वो लकड़ी को ख़राब करेगा, उसकी लाइफ टाइम का हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस पानी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। जैसे अपने को भीगने के लिए, हम भीगने से बचाने के लिए हम अपने ऊपर एक छाता ले लेते हैं, छतरी ले लेते हैं। तो ठीक उसका भी ये क्या है, टोपी है, कैप यानी टोपी। तो ये टोपी लगा के रखे रहता है ताकि यह भीगे ना और इस पोल को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। तो ये जो कैप होता है आपका, तो ये कैप बना होता है आपका सीमेंट को हो सकता है, सीमेंट का, जिंक का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो इन चीज़ों का ये हमारे जो पोल होते हैं, तो पोल के ऊपर जो कैप होती है तो ये कैप हमारी लगी होती है। अब यहाँ पास जो हमारी लकड़ी है तो किस लकड़ी का हम चूज करेंगे, यहाँ पास
तो यहाँ पास एक होता है चीर या फिर आपका होता है साल। तो इन दोनों लकड़ी का हम यूज करते हैं। फिलहाल तो हम बांस का यूज कर सकते हैं, कोई भी लकड़ी यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी लगे। लेकिन जो हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, तो आपको वो याद रखना है कि वो चीर का होता है या फिर यहाँ पास साल का होता है। अब इस पोल में हम देखते हैं कि इस पोल को हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको हम ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे, क्योंकि इसको हमको लॉन्ग लाइफ देना है। तो ज़मीन के अंदर जब हम इसको 1/6 भाग गाड़ेंगे तो फिर ये क्या होगा, इसके अंदर दीमक लग जाएगी। तो हमको दीमक से बचाने के लिए कोई सुरक्षा अपनाना पड़ेगा। तो दीमक से हम बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे हम ऑयल लगा देते हैं, तेल को लगा देते हैं। तो यहाँ पास जो तेल होगा तो उस तेल का आपको नाम याद रखना होता है, क्रियोसिट ऑयल। क्रियोसिट ऑयल यहाँ पास हम इसके नीचे लगा देते हैं ताकि वह क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। किससे, दीमक से। तो यहाँ पास दीमक से सुरक्षा, दीमक से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इसमें यह पोल में हमारी क्या होती है, विशेषता। अब इस पोल का हम यूज कहाँ करेंगे, कितने वोल्टेज की लाइन के लिए करेंगे। तो इस पोल का हम यूज डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे कि ट्रांसमिशन में करेंगे। तो इसकी तो हालत ही देख के पता चल रहा है कि जितना हम ट्रांसमिशन में करेंगे तो हो पाएगा। लकड़ी में मटेरियल है ही कितना, इतना जबर है कि हम ट्रांसमिशन में कर लेंगे। फिर भी देखते हैं, पोल है तो इसका यूज हम करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में ही करेंगे, लेकिन कितने वोल्टेज के लिए इसका हम उपयोग करेंगे इसको हमको यहाँ देखना है। तो यहाँ पास इसका देखेंगे उपयोग। जो इसमें पहला उपयोग है, तो इस पोल की हम वोल्टेज कितने वोल्टेज के लिए हम करते हैं। तो इस पोल का उपयोग हम 2200 वोल्टेज, कितना, 2200 वोल्टेज के लिए इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पास 2200 वोल्टेज के लिए यहाँ पास यूज करेंगे। तो इस पोल का यूज हम 2200 वोल्टेज तक के लिए कर सकते हैं। अब इस पोल जो होते हैं, तो इन पोलों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम स्पैन बोलेंगे, तो इन पोलों के बीच का जो डिस्टेंस होता है तो वो कितना हम रखेंगे। तो इन पोलों के बीच का जो हम डिस्टेंस रखते हैं, स्पैन रखते हैं, तो वो रखते हैं कितना, 50 मीटर। अब ये जो पोल होते हैं तो आखिर कितने लंबे होते होंगे, कितने बड़े होते होंगे। तो इन पोलों की जो आपकी लंबाई है, तो इन पोलों की लंबाई यहाँ पास लेंथ कहें तो लंबाई, तो इन पोलों की लंबाई जो होती है तो आपका 11 मीटर से कितना होती है, 13 मीटर तक होती है। तो इन पोलों की जो लंबाई होती है तो 11 मीटर से 13 मीटर तक होती है। कितना होता है, 11 से 13 मीटर। इसमें 1-1 मीटर आप घटा के लिखें, 11 से नहीं, इसमें 10 से थोड़ा हम इसको सुरक्षित लिखें ना, एल्युमिनियम जिंक इसको आप लिख लिए होंगे। तो फिर हम यहाँ से सीधा सीधा लिखते हैं। तो इस पोल की जो लंबाई होगी वो 10 मीटर से आपका 12 मीटर तक होगी, इतना होता है। 10 से 13 इसका नहीं होता, आगे जो बताएंगे उसका होता है, सॉरी, ये होता है 10 से 12 मीटर। इसकी लंबाई होती है 10 से 12 मीटर। अब ये जो पोल होती है तो इसकी उम्र कितनी होती है। इंसान की जब उम्र निर्धारित कर दी गई तो ये तो पोल है, तो फिर इसकी उम्र कितनी होगी, एज जो होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ 25 वर्ष इसकी हम क्या देखते हैं, एज देखते हैं। इसकी उम्र 25 वर्ष होती है। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका जो हम यूज करेंगे किस लाइन के लिए करेंगे, तो इसका यूज हम करेंगे वितरण लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका यूज हम करेंगे वितरण लाइन के लिए, इसका यूज हम वितरण लाइन में करेंगे। तो इस पोल में ये सारी हमको विशेषताएं देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको आ गया समझ में। अब इसमें हम दूसरा जो पोल को चूज करेंगे तो वो दूसरा पोल क्या होगा,
उसको हम देखते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा पोल। अब जो हम दूसरा पोल देखेंगे तो उसमें हम लकड़ी का नहीं देखेंगे। अब लकड़ी मेरा हो गया। अब यहाँ पास हम दूसरा पोल देखेंगे। स्टील का पोल देखते हैं। अब हम किसका? स्टील का पोल हम देखते हैं। तो स्टील का पोल, ये पोल कैसे होते हैं? तो जो स्टील का पोल होगा आपका, तो वो होगा आपका, इसमें हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से बनाते हैं इसको। इसको आपने देखा भी होगा, अभी हम बताते हैं। ये हो गया हमारे स्टील पोल। और यहाँ पास एक और हम बना लेते हैं। ये हो गया। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर देते हैं। तो ये पोल हम इसका नाम करें, तो इसको हम बोलेंगे आई पोल। इसको बोलेंगे रेल पोल। टम्बलर पोल। ये हो गया आई पोल, रेल पोल और टम्बलर पोल। अब इस पोल में हम देखेंगे तो यहाँ पास स्टील का जो पोल होते हैं, हम इस प्रकार से 3 प्रकार से अपने आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन कर लेते हैं। अब जो रेल पोल होता है, तो इसको आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं अपने कॉलोनी में या फिर अपने गांव के आसपास। ज़्यादातर कॉलोनी में यूज़ किए जाते हैं, गांव घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही यूज़ किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, उसको हम बताएंगे अभी। तो इसको कॉलोनी वगैरह में या फिर कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलोनी वगैरह में इन दोनों का यूज करते हैं। तो जो रेल पोल होता है, तो रेल की पटरी के समान ही रहता है। पहले हम भी सोचते कि ये तो जो पोल लगे हैं तो रेल की पटरी को ही उठा के रख दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रेल की पटरी के समान ही देखने में रहेगा, वाकई में वो रेल की पटरी नहीं होती है। तो जो रेल पोल होता है, तो ये रेल के पटरी के समान आपको देखने में दिखेगा। जो आई पोल होते हैं, तो उनकी जो आकृति होगी वो सेम आई के आकार होगी और देखने में आपको रेल के पटरी के ही आकार होगा, लेकिन वो किसका होता है? स्टील का होता है। ये वाला आपका आयरन को हो सकता है और ये वाला आपका स्टील का होगा। तो ये देखने के लिए, देखने में कैसे दिखेगा? आई के आकार का दिखेगा पूरा। अब जो टम्बलर पोल होता है, तो टम्बलर पोल आप देखे होंगे कि जब आप कहीं अच्छा बढ़िया हाईवे में जाएंगे या फिर मार्केट सिटी में निकलेंगे, तो 2 पोलों के बीच में जो लाइट हमारी जलती रहती हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लाइट यहाँ जलती रहती हैं। तो वो जो पोल यूज करते हैं वहाँ पास, तो वो टम्बलर पोल का यूज करते हैं। जैसे आपकी क्या हो गई, ये सड़क हो गई। अब सड़क के बीच में कहाँ यहाँ पास क्या लगे होंगे? सड़क के बीच में इस प्रकार से टम्बलर पोल लगे होंगे। उसकी जो ऊंचाई होगी तो कुछ इस प्रकार से होगी, ऊंचे में थोड़ा पतला होगा और फिर जाके यहाँ मोटा हो जाएगा। तो ऐसे लगे होंगे। अब ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पास क्या जलते हैं? बल्ब जलते रहते हैं, बल्ब जलते हैं। तो इस प्रकार से जो टम्बलर पोल होते हैं, यहाँ पास बल्ब लगे होते हैं। तो जो स्ट्रीट लाइट में हम यूज करते हैं पोल का, वो होते हैं हमारे टम्बलर पोल होते हैं। गोल आकृति का होगा,
तो गोल आकृति का होगा, बल्ब को जलाने के लिए बढ़िया पार्किंग वगैरह जैसे लगी होती है ना, तो वो टम्बलर पोल होते हैं हमारे। ये भी स्टील का बना होता है, ऊपर इसकी आकृति पतली होती है और नीचे क्या होती है, मोटी होती है। तो इसमें आपको जो याद रखने की चीज़ है कि वो जो स्टील पोल होते हैं तो कहाँ यूज किए जाते हैं, लाइफ टाइम क्या होती है, कितने वोल्टेज तक के लिए यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें अब हम पूरी चीज़ देखते हैं। जो हमारे स्टील पोल होते हैं तो इनकी जो वोल्टेज क्षमता होती है वो कितनी होती है, 3300 वोल्टेज होती है, 3300 वोल्टेज होती है। अब इसमें जो स्पैन है क्या है, जो स्पैन है तो स्पैन मतलब दो पोलों के बीच की दूरी होगी। तो यह दो पोलों के बीच की दूरी वो कितना था, 50 था। तो उससे थोड़ा हम अधिक इसको दूरी तक यूज करने के लिए बनाएंगे, तो फिर 50 मीटर से आपका 80 मीटर तक के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे। और इन पोलों की लंबाई होती है, तो इन पोलों की लंबाई कितना होगी, तो यहाँ पास जो टम्बलर पोल होता है वो थोड़ा 2 मीटर ही कम होता है इन पोलों की अपेक्षाकृत। तो यहाँ पास जो ये दोनों पोल हैं, कौन, ये दोनों पोल हैं, इन दोनों पोल की लंबाई जो होगी तो आपकी 11 से कितना होगी, 13 मीटर होगी। तो इन दोनों पोल की जो लंबाई होगी वो आपकी 11 मीटर से 13 मीटर होगी। लेकिन यहाँ पास जो टम्बलर पोल होता है, इस टम्बलर पोल की लंबाई जो होगी तो वो आपकी कितनी होगी, टम्बलर पोल की लंबाई 9 मीटर से 11 मीटर। तो 9 मीटर से 11 मीटर ये होती है आपके टम्बलर पोल की लंबाई, इसकी लंबाई। तो इसको आप देख लेंगे। और इसकी ये लंबाई होगी इन दोनों की, और ये टम्बलर की। उम्र की बात करें तो इसकी उम्र आपकी रहती है, जो एवरेज मानी जाती है वो आपकी 40 ईयर। यहाँ पास एज नहीं, ईयर लिखेंगे हम, तब सही रहेगा। और इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज तो वहीं करेंगे जहाँ इसको करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करेंगे। तो इसका यूज हम वितरण लाइन में ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पास देखने को मिलता है। अब इसमें जो एक दूसरा पोल है वो रहेगा अपना आरसीसी पोल। कौन सा पोल रहेगा, आरसीसी पोल। आरसीसी पोल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने गांव घर के आसपास में, खेत खलिहान में, जहां भी आपने ज़्यादातर क्षेत्रों में देखेंगे तो वो आरसीसी पोल का ही यूज हम करते हैं। तो इसमें अब इसको हम इरेज करते हैं और आरसीसी पोल की हम चर्चा करते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा पोल रहेगा आरसीसी पोल। तो यहाँ पास हम आरसीसी पोल को देखेंगे तो इसको हम फुल फॉर्म भी लिख लें। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये जो पोल होते हैं तो हमारे नाम से पता चल गया कि किस चीज़ से यह बना होगा। ना तो सीमेंट से बना होगा और ना ही ये लकड़ी से बना होगा। तो फिर किससे बना होगा, ये हमारा पूरा सीमेंट से बना होता है। इस सीमेंट से इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी एक ग्रेडिंग को बना लेते हैं। इसको पहले जाली को हम बना लेते हैं। तो जो जाली होते हैं तो उसको पहले जाली को बना लेंगे और इस जाली के ऊपर से फिर हम कंक्रीट की ढलाई कर देंगे। तो यह यांत्रिक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। भार में भले ही वजनी होते हैं बट ये मजबूत होते हैं। इनको हम उपयोग ऐसे जगहों पर कर सकते हैं, जैसे अभी हमारा लकड़ी का था उसको पानी वाले जगह में नहीं कर सकते, वो सड़ जाता है। अभी जो हम स्टील के देखे उसको भी क्या अर्थिंग, उसको लीकेज करके धारा वगैरह ज़्यादा पानी में गीले स्थान में आने की, उसको लीकेज करने की संभावना थी करंट का। लेकिन जो आरसीसी होता है यहाँ पास धारा वगैरह लीकेज करने की संभावना कम है, तो इसका यूज फिर हम दलदली या पानी वाले क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है वहाँ पास हम करना चाहें तो इस कंक्रीट और सीमेंट का, कंक्रीट सीमेंट वाले
पोल का यूज हम कर सकते हैं और वहाँ ही करते हैं। तो फिर इस पोल की जो वोल्टेज क्षमता होती है और इसकी लाइफ टाइम होती है, इन सभी की चीज़ के बारे में हम इसको चर्चा करेंगे। आपको ये तो कल हम बताए थे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो दो पोल होते हैं, तो दो पोल होते हैं, इन दोनों पोल के बीच की जो लंबाई होती है वो कितना होती है। तो 67 मीटर इसको आप याद रख सकते हैं, या फिर अधिक अच्छे गहरे डाटे में याद रखना चाहते हैं तो फिर आप 67.02 मीटर रख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पास 220 फुट रख सकते हैं। कितना? 220 फुट। ये वाला क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दो पोल के बीच में कितनी लंबाई होती है। एवरेज निकाल के पूछता है, ना कि उसमें लकड़ी लोहा ये सब दे के कंक्रीट पूछता है। ओके, तो यहाँ पास आपको इसकी वोल्टेज क्षमता वगैरह सब कुछ देखते हैं कि कितना होता है। इसकी वोल्टेज क्षमता की बात करें तो कितना होगा, इसकी वोल्टेज जो क्षमता है तो 33 kV होगी। इसकी वोल्टेज क्षमता कितनी होगी? 33 kV होगी। अच्छा, अभी तक जो आपको मैं बताया तो उधर साइड क्या बताया, इसमें बोर्डेन में 2200 बताया, उसमें गलती से आप इसमें बोर्डेन पोल में 2200 की जगह आप इसमें लिखेंगे 22 kV। क्या लिखेंगे? वोल्टेज क्षमता 22 kV लिखेंगे। ध्यान से उतर गया, हम 2200 लिखा दिया, 22 kV होगा। और यहाँ पास स्ट्रीट में क्या होगा, यहाँ पास भी आपका 33 kV होगा। कितना? 33 kV। इसमें भी लिख लेंगे वोल्टेज क्षमता, और RCC में भी कितना लिखेंगे आप? 33 kV ही लिखेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा ये चेंज करना है डाटा को, RCC में भी कितना लिखेंगे? 33 kV लिखेंगे। तो यहाँ पास जो वोल्टेज होगी वो कितना होगा? 33 kV। इन दो पोलों के बीच का जो स्पैन होगी, दूरी होगी, वो 80 से आपकी 200 मीटर होगी। कितना होगा? 80 मीटर से 200 मीटर तक की इसकी दूरी होगी। अब इस पोल की लंबाई देखें तो पोल की लंबाई उतना ही होती है जितना अभी तक हमने देखा, 11 से 13 मीटर। 11 से 13 मीटर तक क्या होगी? इसकी लंबाई होगी। 11 मीटर से 13 मीटर तक इन पोल की लंबाई होगी। इसकी जो उम्र की बात करें तो 40 वर्ष से ज़्यादा होगी, 40 वर्ष से इसकी ज़्यादा होती है। यूज हम कहाँ करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही करेंगे, 40 से अधिक। तो इसका यूज भी हम कहाँ करेंगे? वहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, वितरण लाइन में ही इसका हम यूज करते हैं। अब ये हो गए हमारे पोल जो क्या होते हैं, लो वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए। अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किए हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इस लाइन का हम ट्रांसमिशन करें, वितरण संचरण करें, मतलब दूर दूर तक और अधिक वोल्टेज तक की करना चाहते हैं। तो फिर हम इस पोल का यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको टावर का मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। तो फिर हमको टावर को बनाना होगा। और अब टावर के बारे में हम समझते हैं कि टावर कैसे हमारे तैयार होते हैं। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे पोल नहीं, अब हम पढ़ेंगे क्या? टावर। तो थोड़ा छोटे से अब बड़े स्तर पर आते हैं। ये छोटे लाइन को ले जाने के लिए था, अब हम बड़े लाइन को ले जाएंगे, तो बड़ी चीज़ को हमको समझना होगा। टावर। तो टावर जो हम यहाँ पास आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो टावर होते हैं, तो ये टावर आपके, अब हम इस टावर से हाई वोल्टेज को, मतलब अभी जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो 66 kV से अधिक तक की वोल्टेज को हम टावर के माध्यम से ले जाते हैं। टावर को दूर दूर तक हमको ले जाना हो, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, इतनी दूरियों तक ले जाना हो हमको, तो फिर हम वहाँ पास टावर का यूज करेंगे। तो टावर का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ 66 kV से ज़्यादा वोल्टेज का हमको ले जाना होता है। तो फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको हम ट्रांसमिशन बोलेंगे। इसका नाम क्या देंगे हम? ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं? टावर का यूज़ करते हैं। वो टावर जो बेसिकली आपके बने होते हैं तो स्टील के बने होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्टील नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते क्या हैं कि वो टावर स्टील के ही बने होते हैं। ज़्यादातर जीआई की मात्रा होता है, उसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील की मात्रा रहती है मजबूती के लिए, लेकिन जीआई जैसे दिखता है,
हम पढ़ेंगे क्या उसको, स्टील ही बोलेंगे, स्टील टावर बोलेंगे उसको। तो हम समझते हैं कि स्टील टावर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो स्टील टावर के बारे में हम अब पूरी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पास टावर को हम दो तरीके से देखेंगे, दो प्रकार के टावर को हम देखेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते चलिए। ओके, अभी टावर जैसा नहीं दिख रहा। ओके, अभी इसमें डिजाइनिंग करेंगे, ये सब दिखने लगेगा टावर जैसे। अब दिख रहा टावर जैसे। चलिए, अभी भी नहीं दिख रहा तो दिखने लगे सब। ये होते हैं मेंबर पीस, इसमें लगे होते हैं। कटीले वायर हम यूज इसीलिए कर दिए थे ताकि मेंबर पीस को चोरी ना करें लोग, बावजूद इसके भी क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। नट वगैरह खोल के इसको अपन लोग क्या करते थे कि इसमें हम जहाँ नट कसते थे वहाँ बिल्डिंग भी करा देते थे, इसके बावजूद भी कुछ लोग चोरी कर लेते थे। ये हो गया आपका टावर हो गया। अब इस टावर में हम लगाएंगे क्या, इंसुलेटर को लगाएंगे। इस टावर में हम इंसुलेटर को लगाएंगे। यहाँ पास लगा दिया इंसुलेटर को, और यहाँ से हम क्या ले जाते हैं, एक वायर को ले जाते हैं। इस वायर को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। इस वायर को हम बोलेंगे अर्थिंग। यहाँ पास R/B, R/B। तो यहाँ पास एक फेज की जो सप्लाई होगी तो आपकी R की होगी, मान लेते हैं लेफ़्ट या फिर राइट मान लेते हैं। तो आपकी मान लेते हैं लेफ़्ट इधर है तो लेफ़्ट की इधर होगी, एक फेज R हो गया और दूसरा फेज यहाँ पास बाई हो गया और B यहाँ हो गया, तीसरा फेज हो गया। और इधर राइट साइड का एक फेज इधर हो गया, R हो गया, और इधर को बाई हो गया और इधर को B हो गया। तो R/B। अब आप पूछेंगे कि आप यहाँ पास डैश क्यों लगाएं, तो डैश इसलिए लगाएं कि एक फेज की इधर साइड की, राइट साइड की सप्लाई एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पास ये है। ये तीनों क्या करेंगी, एक ट्रेंगल जैसे आकार अपना देंगी। इसके पीछे का भी रीज़न होता है कि जो तार को हम ज़्यादा दूर तक हमको ले जाना होता है, तो उन तार के बीच में कैपेसिटेंस के बारे में जब आपको बताएंगे तो ज़मीन से उन दोनों तारों के बीच का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। बॉडी से उन तारों के बीच का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस क्या उसमें परिवर्तित होता रहता है। यदि इतने ऊंचाई पर रखे हैं तो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा, इतने ऊंचाई पर रखे हैं तो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा। तो दूर तक जब हम ले जाते हैं उसमें जो रिएक्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं, तो उसके कैपेसिटेंस के मान को चेंज होते रहता है, उसकी बढ़ती रहती है ना दूरी। तो कुछ दूर तक इतने ऊपर, कुछ दूर तक इतने ऊपर, कुछ दूर तक ले जाएंगे इतने ऊपर, तो उसका आगे ऐसे ऐसे ले जाके चेंज करते रहते हैं ताकि उसका कैपेसिटेंस क्या रहे, मेंटेन रहे, और हमारे जो रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन, उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन तारों को अलग अलग चेंज करते रहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आगे हम बताएंगे, लेकिन इस प्रकार से आपका हो गया यह सिंगल, आपका ये डबल सर्किट टावर है। कैसे सर्किट है, डबल सर्किट टावर है। डबल सर्किट
टावर। तो ये डबल सर्किट टावर है। और एक टावर को हम बनाते हैं यहाँ पास, हम दूसरे टावर को बनाते हैं। इतनी जगह ले लेते हैं, नहीं अपन को दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इस प्रकार से हम बना लिए यहाँ पास टावर। और ये हो गए इसके मेंबर पीस। ये इसके मेंबर पीस हो गए। अब यहाँ पास क्या करेंगे, हम कंडक्टर को रखेंगे। यहाँ पास हम रखते हैं कंडक्टर को। तो ये हो गया हमारा एक फेस R बाय यहाँ पास B। और यहाँ पास जो अर्थिंग को हम ले जाते हैं, ये अर्थिंग है। तो अर्थिंग तो दो अर्थिंग हो गई। यहाँ पास हम टावर के जो पैर होते हैं, यहाँ टावर के पैर हैं, तो इन पैरों में क्या करते हैं हम, इन पैरों में हम करते हैं यहाँ पास अर्थिंग करते हैं। इस अर्थिंग का मान 5 ओम से कम नहीं होना चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ। तो इस अर्थिंग का मान 5 ओम से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 10 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 ओम से कम ही होना चाहिए इसका जो अर्थिंग है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इस टावर में हमको जो याद रखनी होती है, चीज़ें क्या रखनी होती हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ये देखना है आप, ताकि टावर को देखें और पहचान पाएँ कि कौन सा सिंगल सर्किट है और कौन सा डबल सर्किट है। सिर्फ आपको इतना देखकर पहचानने की आवश्यकता है, और इसमें आपको काम तो करना नहीं है। तो आप अभी यहाँ पास सिंगल सर्किट टावर, जब आप कभी पावर ग्रिड में जॉब करेंगे तो फिर आपको यही सब करना होगा और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पास जो डबल सर्किट है और सिंगल सर्किट टावर है, तो इनमें विशेषता क्या है और अलग अलग भिन्नता क्या है। तो इसमें जो अर्थिंग होता है वो कितना होता है, एक ही होता है। इसमें जो सर्किट होती हैं, 2 लाइनें अलग अलग जाती हैं, 2 लाइनें अलग अलग जाती हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमको 2 लाइन को 2 अलग अलग सब स्टेशन में ले जाने हैं, और उस सब स्टेशन की जो दूरी है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ दूरी तक उसको हम एक साथ ले जाएंगे, ताकि हमारी कास्ट क्या हो, बच जाए। क्योंकि कुछ जहाँ तक हमारा मान लीजिए एक सब स्टेशन इधर है, एक सब स्टेशन इधर है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने जनरेशन से या फिर अपने सब स्टेशन से, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ नहीं ले जाते, ले जाएंगे तो हमारे 2 अलग अलग टावर लगेंगे और उसकी कास्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो हमको कुछ दूर तक क्या करते हैं कि एक ही टावर पर हम कुछ दूर तक ऐसे ले जाते हैं, एक ही टावर पर, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब जो 2 टावर लगाने थे उसमें हमको एक ही टावर लगाना पड़ा, तो उसमें हमारी कास्ट की बचत हुई। अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, उसको अलग अलग दिशा में ले जाते हैं, तो कुछ दूर तक हम ले जाएंगे तो हमारी बचत तो होगी। तो इस प्रकार से हम डबल सर्किट ले जा सकते हैं। या फिर डबल सर्किट में ले जाने का दूसरा कारण ये हो सकता है कि यदि आप बिजली की एक ही जगह पर ले जाना चाहते हैं, तो यदि आप बिजली को क्या करते हैं कि यहाँ पास एक सप्लाई ले जाते हैं, हमेशा चालू दोनों रहती है हमेशा, ठीक है। लेकिन इसमें यदि आपको आवश्यकता पड़ गई, इधर साइड मेंटेनेंस करने की कुछ आवश्यकता पड़ गई, इधर सर्किट में कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ जिस कंपनी को या फिर जिस सब स्टेशन को आप दे रहे हैं बिजली, तो वो रुकेगी थोड़ी कि आपकी बिजली चली गई है, तो आपके लिए मैं अपने कंपनी को रोक कर
बैठ जाऊं, रुक जाऊं, ऐसा नहीं। तो उसको सब स्टेशन को या वहाँ पास सप्लाई उसको चाहिए ही चाहिए। तो फिर भाई ऐसा करते हैं, हम देने वाले सोच लेते हैं कि चलो हम तुमको दो सर्किट का टावर अवेलेबल करा देते हैं और दोनों में कंटिन्यू सप्लाई को हम देते हैं। तो इधर जब काम चल रहा होगा तो आप इधर से ले लेना, आपका काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उस तरीके से भी हम उसका यूज यहाँ पास ऐसे कर लेते हैं कि मेंटेनेंस वगैरह चलता है तो एक सर्किट में चलता है तो दूसरे में अपनी सप्लाई जा रही है, तो ऐसे में हमारे क्या होती है, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है सप्लाई पहुँचाने का। तो इसके लिए भी हम यहाँ पास डबल सर्किट का यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है आपको कि इसमें जो यहाँ पास अर्थिंग का एंगल है वो 20 से 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 20 से 30 डिग्री होता है। आपको ओवरऑल इसमें से दोनों का एवरेज मान के निकालना है कि इसका जो एंगल होता है कितना होता है, 20 से 30 डिग्री होता है इन अर्थिंग के। और अर्थिंग, अच्छा अर्थिंग किस लिए लगाए हैं कि अर्थिंग सबसे ऊपर ही क्यों लगाते हैं? चूँकि जब लाइटनिंग होती है, आकाशीय बिजली गिरती है तो सबसे पहले हमारे कंडक्टर पर नहीं आएगी। क्या? वह बिजली कंडक्टर पर नहीं आएगी, नहीं तो कंडक्टर पर आएगी तो क्या करेगी, आगे जाके सब निपटा देगी। निपटा देने का मतलब, हालांकि ऐसे इक्विपमेंट लगे होते हैं, अब लगाए जाते हैं, पहले भी लगाए जाते थे, जो ज़्यादा बिजली को क्या करते हैं, सर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पास मतलब ग्राउंडिंग कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इक्विपमेंट ख़राब ना हो तो हम सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं तो फिर अर्थिंग को ही लगा देते हैं। तो आकाशीय बिजली गिरेगी जब यहाँ से आपके ये जो बादल हो गए, तो बादल के साथ जब आकाशीय बिजली गिरेगी तो वो पहले कंडक्टर पर नहीं आएगी। वो बिजली क्या करेगी, एक सरल रास्ता ढूंढेगी, जो पहले कंडक्टर मिलेगा उसी पर गिरेगी। तो उससे हम इस कंडक्टर से ऊपर हम एक कंडक्टर को लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम रखेंगे और यहाँ पास उसको नाम देंगे हम अर्थिंग। तो अर्थिंग पर हमारी जब बिजली गिरेगी तो हमारी इस कंडक्टर पर बिजली नहीं गिरेगी, तो अर्थिंग पर गिरेगी तो वो क्या कर देगी, अर्थिंग कर देगी, ग्राउंडिंग कर देगी। तो इससे हमारे कंडक्टर भी डैमेज नहीं होंगे, इंसुलेटर वगैरह डैमेज नहीं होंगे और जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट लगे होते हैं वो डैमेज नहीं होंगे। तो इससे हमारी सुरक्षा प्रदान कर देगी। तो अर्थिंग यहाँ पास हम इसलिए लगाते हैं। तो ये इसमें जो डबल सर्किट होते हैं इसमें एक ही अर्थिंग लगी होती है और जो डबल सिंगल सर्किट टावर होते हैं तो उसमें हम डबल अर्थिंग लगाते हैं। सिंगल सर्किट का मतलब एक ही मतलब सिंगल फेज, हम सॉरी आर बाई बी मतलब एक ही सप्लाई को ले जा रहे हैं और यहाँ डबल सप्लाई को ले जा रहे हैं, मतलब ये डबल सर्किट हो गया। ठीक है, इसको आप देख के ना सोचिएगा कि ये डबल सर्किट है, ये दो दिख रहा है तो इसकी वजह इससे डिज़ाइनिंग किए हैं अपने सुरक्षा के लिए, इस प्रकार से डिज़ाइनिंग करते हैं इंजीनियर लोग। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब इसमें जो वायर की संख्या आपको पूछा जाता है ना कि सिंगल फेज में, सिंगल सर्किट में और डबल सर्किट में वायर की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आप जब वायर गिनेंगे तो जो सिंगल सर्किट टावर है तो सिंगल सर्किट टावर में आपको वायर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 3 फेज रहेंगे और 2 अर्थिंग रहेंगे। तो इसमें जो वायर की संख्या होगी, वायर तो अर्थिंग कितना रहेगा, अर्थिंग यहाँ पास 2 रहेगी और जो कंडक्टर रहेगा, चालक रहेगा, वो कितना रहेगा, चालक यहाँ पास 3 रहेगा। तो टोटल वायर कितना हुआ आपका, टोटल 5 वायर हुआ। तो इसमें यह टोटल 5 वायर होते हैं, आप देख सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसमें फिर कितने वायर होते हैं, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 7 हुआ। तो फिर इसमें कितने वायर होंगे, 7 वायर होंगे। तो यहाँ पास जो अर्थिंग होगा, अर्थिंग वो 1 होगी और जो चालक होगा, कंडक्टर होगा, वो कितना होगा, यहाँ पास 6 होगा। तो टोटल कितना हुआ आपका, यहाँ 7 हुआ। तो जो वायर की संख्या है वो कितनी होती है, 7 होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसमें जो रनिंग कराते हैं ना वायर को, तो ये समांतर में एक दूसरे के क्या रहते हैं, समांतर में रहते हैं, एक दूसरे के समांतर में रनिंग करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के समांतर में रनिंग करते हैं। तो ये टावर की हम यहाँ पास थोड़ा क्या देख रहे थे, ब्लॉक डायग्राम देख रहे थे, तो इसको हमने इतना समझ लिया। अब इसमें जो हम लगाते हैं यहाँ पास इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के बारे में हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंसुलेटर के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पास इंसुलेटर हम क्यों लगाते हैं, किसका बना होता है और कितने वोल्टेज के लिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको देखना होता है। तो इंसुलेटर के बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पास हमारे टावर हो गए, टावर का आप स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हम करते हैं अब इरेज। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा टारगेट, वो रहेगा इंसुलेटर को समझना।
इसमें अब हम देखेंगे इंसुलेटर, अवरोधक। तो इंसुलेटर अवरोधक को हम समझेंगे। तो हम इंसुलेटर क्यों लगाते हैं, इंसुलेटर होता क्या है, इंसुलेटर हम क्यों लगाते हैं, क्या होता है इंसुलेटर। तो जो टावर होते हैं, तो टावर से यदि हम इंसुलेटर को डायरेक्ट हम ना लगाएं, और ये हो गया हमारा टावर का कोई मेंबर पीस, यहाँ से डायरेक्टली हम कंडक्टर को गुजारेंगे, तो इस कंडक्टर में क्या आएगा, वो जहाँ हम सप्लाई भेजना चाहते हैं वहाँ ना जाके हमारे इस पूरे टावर के बॉडी में ही वो सप्लाई आ जाएगी, और वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम सप्लाई को बॉडी में अर्थिंग में ना करते हुए जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ जाएँ। तो इस कंडक्टर और इस टावर के बीच में हम क्या करना चाहते हैं, इंसुलेट करना चाहते हैं। मतलब इसके बीच में हम अवरोधक रख के इसके बीच में हम करंट का लीकेज ना हो, वोल्टेज का लीकेज ना हो। तो इसमें हम कुछ ऐसे उपाय को करते हैं जिससे हमारा वो लीकेज ना हो। तो वह इंसुलेट करने के लिए, तो सीधी सी बोले बात, तो वह टावर के या फिर टावर की बॉडी हो, स्टील हो, जो भी हो, तो कंडक्टर और टावर के बॉडी के बीच में हम इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो इंसुलेटर का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि उसमें हमारा करंट वगैरह लीकेज ना हो, उसमें हमारी लीकेज करंट ना हो। तो फिर हमको इंसुलेटर की यहाँ पास क्या विशेषता होनी चाहिए, एक अच्छे इंसुलेटर में क्या क्या गुण मौजूद होना चाहिए, उस चीज़ को हमको जानना ज़रूरी होता है। तो अच्छे इंसुलेटर की जो विशेषता है तो वो हम यहाँ पास देखेंगे। कुछ विशेषताएं हैं तो इसको हम देखेंगे। तो जो एक अच्छा इंसुलेटर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पास इंसुलेटर के गुण लिखते हैं। इंसुलेटर के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, है ना, अवरोधक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। तो एक अच्छे इंसुलेटर में क्या गुण होनी चाहिए, सबसे पहले तो उसमें होना चाहिए कि जो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो यहाँ पास लिखेंगे उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। तो हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए। और जो दूसरा चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, उसकी जो बनावट है यांत्रिक रूप से वो क्या होना चाहिए, उसकी मजबूती होनी चाहिए। तो वो यांत्रिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो उसकी जो उच्च यांत्रिक सामर्थ्य है, क्या उच्च यांत्रिक सामर्थ्य है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, बस आप देखते जाइए। अभी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए। और इसमें जो उसकी प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, वो भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो उसकी उच्च प्रतिरोधकता, हाई रेजिस्टिविटी उसमें होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, उसमें हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरा चीज़, वह पोरस नहीं होना चाहिए। पोरस का मतलब वह छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। कैसे, नॉन पोरस होना चाहिए।
छिद्र नहीं, छिद्र नहीं, तो वह नॉन पोरस। नॉन पोरस होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, और उसमें यदि उसमें क्या हो, तापक्रम परिवर्तित हो, टेम्परेचर, जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आए, मतलब तापक्रम परिवर्तित हो, तो उसमें वह सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो तापक्रम परिवर्तित होने पर तापक्रम परिवर्तित सहने की क्षमता, तापक्रम परिवर्तित सहने की क्षमता, एबिलिटी विथ स्टैंड टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन। तो इन सारी गुणों, यदि ये सारे गुण यदि मौजूद हैं, तो वह एक अच्छा क्या होगा, अवरोधक होगा, वह एक अच्छा इंसुलेटर होगा। तो ऐसे हम कौन से पदार्थ का यूज करते हैं, कौन कौन से पदार्थ का यूज करेंगे जिसमें ये सारे गुण उसमें मौजूद होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंसुलेटर में अब हम इंसुलेटर किस पदार्थ का, किस मटेरियल का बनाएंगे जिसमें ये सारे गुण मौजूद होंगे। तो चलिए देखते हैं, ये सारे गुण मौजूद होने चाहिए, तब वह एक क्या होगा, अच्छा इंसुलेटर होगा। तो अब हम सीधे इंसुलेटर पर उतरते हैं। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, उच्च प्रतिरोधकता, छिद्र नहीं होना चाहिए, और वहाँ पास तापक्रम परिवर्तित सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब वोल्टेज बढ़ने पर उसमें जो उसमें सहन करने की क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, वो उसमें होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो उसमें वो वोल्टेज को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उच्च यांत्रिक रूप से वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हम पोल में रख कर वायर को खींच रहे हैं तो वह टूट जाए, वो कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा। क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन के वायर होते हैं उसको नॉर्मली हाथ से नहीं खींचते हैं कि वो ऐसे खींच देंगे रस्सी जैसे, तो वो सरक जाएगा और वो मजबूत हो जाएगा। उसको तो अच्छा खासा ट्रैक्टर से, खूब एकदम ट्रैक्टर से, मशीनों से खींचते हैं ताकि उसमें सैग ना हो। वो बहुत भारी होते हैं कंडक्टर, बहुत मोटे मोटे और भारी होते हैं, तो उसमें इंसुलेटर पर पूरा क्या होता है, वजन जाता है, तो वो उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए उस पर। और इसमें दूसरी चीज़, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। उसकी यदि प्रतिरोधकता उच्च नहीं होगी, निम्न होगी, तो उसी से धारा लीकेज करेगी और टावर के बॉडी में आएगी, अर्थिंग में जाएगी, हमारा तो वहाँ पास लीकेज हो जाएगा करंट, तो हमारा सिद्धांत पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसमें प्रतिरोध, मतलब वोल्टेज को वो क्रॉसिंग ना करने दे, उसमें उच्च प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। छिद्र नहीं होना चाहिए। उसके अंदर छिद्र होगा तो फिर धारा लीकेज करेगी। जैसे हमारा घड़ा हो गया, यदि कोई घड़े को आप देखते हैं तो वो कैसे होते हैं, उसके अंदर छिद्र होते हैं। यदि पानी आप यहाँ अंदर डालते हैं घड़े के अंदर तो बाहर भी आ जाते हैं, मतलब उसके अंदर रंध्र हैं, छिद्र हैं, छोटे छोटे पोरस हैं, तो वो छिद्र युक्त होना चाहिए। आप कोई कप लेते हैं चाय पीने वाली, एक पोर्सिलीन का, तो उसमें चाय डालने पर क्या उधर बाहर साइड आता है, नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर छिद्र नहीं है, वो नॉन पोरस है। तो ठीक उसी प्रकार से नॉन पोरस होने चाहिए ताकि उसमें धारा का लीकेज, रिसाव ना हो। और वह तापक्रम परिवर्तित सहने की क्षमता होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश वोल्टेज उसमें बढ़ गया कोई कंडक्टर में, तो इंसुलेटर जो कंडक्टर पर रखे हैं, तो हम किस लिए रखे हैं, ताकि उसमें वोल्टेज ना उससे जाए। तो यदि टेम्परेचर उसमें बढ़ गया या फिर लोड पड़ने पर या फिर आसमानी बिजली गिरने पर, जैसा भी हो किसी भी कंडीशन में, तो फिर उसको सहने की वो क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारे गुण उसमें मौजूद होना चाहिए, तब वो जाके एक अच्छा इंसुलेटर होगा। इसको अब हम इरेज करके चले पढ़ते हैं कि इंसुलेटर कौन कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं।
इंसुलेटर, इंसुलेटर के पदार्थ क्या डालेंगे इसमें, इंसुलेटर पदार्थ मतलब किस किस पदार्थ का उसमें हम डालते हैं। हाँ, एक उसमें एक आप इसमें जो अवरोधक होते हैं कितने हम बताएं, 5 बताए हों या फिर 6 बताए हैं। उसमें एक चीज़ और आपको देख लेना है कि जो उसमें सुरक्षा घटक है, सेफ्टी फैक्टर है, सुरक्षा घटक है, सेफ्टी फैक्टर है, ये भी उसमें मौजूद होना चाहिए। हम आगे चल के बताएंगे कि क्या होता है सेफ्टी फैक्टर। जब इंसुलेटर पढ़ ही रहे हैं तो इंसुलेटर में ही चर्चा इसकी करेंगे। तो वो सेफ्टी फैक्टर भी उसमें क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो ये सेफ्टी फैक्टर है, सुरक्षा घटक है। तो इंसुलेटर पदार्थ, किस पदार्थ से हम इंसुलेटर को बनाएंगे। तो यहाँ पास जो हम देखते हैं बेसिकली वो आपको हम यहाँ पास पोर्सिलीन का बनाते हैं, पोर्सिलीन का। तो पोर्सिलीन को क्या बोलेंगे आप, चीनी मिट्टी बोलेंगे, चीनी मिट्टी। और दूसरा आप यहाँ पास ग्लास का बनाते हैं, कांच का बनाते हैं, तो कांच का भी बनाते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है स्टीटाइट, तो जो होता है स्टीटाइट होता है। तो इन चीज़ों से हम क्या बनाते हैं, इन पदार्थों का बनाते हैं हम इंसुलेटर को बनाते हैं। तो यहाँ पास पोर्सिलीन आप देखे होंगे, वे क्या होता है पोर्सिलीन, इसकी सतह चिकनी होती है और यह क्या होता है, इसकी सतह जो होगी तो चिकनी होगी और यह ब्लैक कलर का हो सकता है, भूरे कलर के, जो भी वाइट कलर के भी होते हैं। कलर में तो कई कलर के हो सकते हैं, लेकिन यह क्या होता है, चीनी मिट्टी होता है। इसकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है। चिकनी इसलिए होती है कि बारिश का पानी वगैरह उस इंसुलेटर पर गिरे तो वो सीधे कहाँ चले आए, नीचे आए सड़क के, उसी पर टिका ना रहे। क्योंकि जो उसका सरफेस टेंशन होगा, उसका पृष्ठ तनाव होगा, तो वो क्या होगा, सीधे नीचे गिरा देगा, है ना। तो उसकी जो सतह होगी तो चिकनी होगी और उसमें पूरे भाग ही चिकने होते हैं। और जो ग्लास होते हैं तो ग्लास के भी बनाए जाते हैं। आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि 50 kV से जो 25 kV होता है, इससे ज़्यादा kV के आपको वोल्टेज के लिए ग्लास का यूज़ नहीं करते। मैक्सिमम कितने करते हैं, 25 kV तक के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, उसको जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कांच के जो इंसुलेटर होते हैं उसको ज़्यादा वोल्टेज के लिए भी करते हैं। यहाँ पास जो स्टीटाइट होता है, तो स्टीटाइट का मतलब यहाँ पास जो ये टाइट मतलब क्या, यांत्रिक रूप से यह बहुत मजबूत होता है। तो इसको जहाँ खिंचाव वाली एरिया में, खिंचाव वाले जगहों पर हमको ज़रूरत होती है, तारों को जहाँ एकदम खिंचाव की ज़रूरत है, तो उस जगह पर इसको करते हैं, तो ये बहुत मजबूती देता है। तो यहाँ पास हम पहले पूरे के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम चीनी मिट्टी को फ़िलहाल देखते हैं कि चीनी मिट्टी से जो बनाए जाते हैं वो इंसुलेटर वो कौन कौन से होते हैं। ओके, एक पॉलीमर, चलिए हम बताएंगे, पॉलीमर को भी बताएंगे। तो यहाँ चीनी मिट्टी से जो इंसुलेटर बनाए जाते हैं तो उनके जो मटेरियल होते हैं वो हम देख लिए। जो चीनी मिट्टी के होते हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। कितने के लिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए उसका यूज़ करते हैं। जहाँ 11 kV से ज़्यादा वोल्टेज है वहाँ हम क्या करेंगे, चीनी मिट्टी का यूज़ हम करेंगे। 11 kV से ज़्यादा जहाँ हमको लाइन की ज़रूरत है वहाँ हम पोर्सिलीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास हम जो इंसुलेटर के प्रकार होते हैं उसको अब हम देखेंगे, इंसुलेटर को, इंसुलेटर के प्रकार। तो टाइप ऑफ इंसुलेटर, तो पहला जो हमारा इंसुलेटर होगा वो होगा हमारा पिन टाइप। कौन सा होगा हमारा, पिन प्रकार का। तो जो पिन प्रकार होगा, पिन प्रकार का इंसुलेटर होगा, तो इस इंसुलेटर का यूज हम जो करते हैं तो वो 11 kV से ज़्यादा वोल्टेज के लिए यहाँ पास यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि पिन टाइप हमारा दिखता कैसा है। तो ये हो गया क्या, हमारा टावर हो गया। अब इस टावर पर हम क्या करेंगे, इंसुलेटर को लगाएंगे। तो इस टावर पर हम इंसुलेटर को क्या करते हैं, अब लगाते हैं। ये हो गया हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। अब पिन टाइप इंसुलेटर को हम इस प्रकार से ही डिज़ाइन क्यों किए, इसका भी कुछ उद्देश्य होगा तभी हम किए हैं। तो इसमें जब हम कंडक्टर को क्या करते हैं, ले जाते हैं,
तो बीच में हम यहाँ पास कंडक्टर को रख लिए, ये हो गया हमारा चालक तार। अब चालक तार को क्या किए, वो कहीं आंधी वगैरह में इधर उधर हिल डुल के या फिर उस खिंचाव तनाव से इधर पोर्सिलीन के बाहर ना चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम बांध के रखते हैं कि चलो भाई ये तो बाहर भी जा सकता है, इसको तो हम यूं ही ऐसे बांध के रख देंगे। तो ये बांधने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास हम एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिससे हम इंसुलेटर को सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो पिन टाइप इंसुलेटर को आप देख लिए कि हाँ एक पिन जैसी बना है और पिन जैसे हम इसको क्या किए, सीधे रख दिए। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पिन टाइप इंसुलेटर। अब जो ये इंसुलेटर होते हैं तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 1 2 3 यूज कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे 1 2 3 ऐसे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज हम 33 kV तक की वोल्टेज के लिए ही करते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, 33 kV तक की वोल्टेज के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पास 33 kV तक की वोल्टेज के लिए हम इसका यूज करेंगे। ये हो गया हमारा पिन टाइप। ओके, अब जो ये पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं ना, तो इस इंसुलेटर में आखिर इसकी जो संरचना बनाई जाती है तो इस प्रकार से क्यों बनाई जाती है। तो यहाँ पास इसकी हम संरचना की बात करेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि इस प्रकार से बनाई गई है संरचना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। तो हाँ, इस प्रकार से क्यों बनाई जाती है, यहाँ तो हम रख दिए कंडक्टर अपना। अब इसमें जो कंडक्टर में इसमें जो यहाँ पास ये दिख रहा है, ये वाला भाग, तो इसको हम बोलते हैं रेन शेड। रेन शेड, तो रेन यानी क्या होता है, बारिश होता है, रेन शेड। तो शेड यानी क्या होता है, छाया। तो यहाँ पास बारिश से क्या करेगा, वो छाया प्रदान करेगा। मतलब पानी जो आएगा वो वहाँ पास इस वाले स्थान पे, इस वाले जगह पे नहीं आ पाएगा। पानी यदि ऊपर से गिरता है तो इसकी सतह जो है तो चिकनी है, वो तो सबसे पहले सड़क के नीचे आ जाएगा। या फिर पानी आने का प्रयास करता है कि पानी भाई इतना जबरा हो गया कि यहाँ से यहाँ ज़बरदस्ती जाने का प्रयास करेगा तो कितना ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर तक वो नहीं जा पाएगा। बहुत जाएगा तो इतना ही आ पाएगा, लेकिन फिर यहाँ पास नहीं आ पाएगा। ये वाली इसकी जगह क्या होती है, सूखी होती है। तो सूखी होने के कारण यदि पानी हमारा इस तरह से हम संरचना ना बनाए होते, हम संरचना को सिर्फ ऐसे बनाए होते और ये सीधे टावर से जुड़ा होता, तो यहाँ पास जो कंडक्टर था, बारिश का पानी है यहाँ से ऐसे आता और ये बारिश का पानी एक एक या इसको मार्ग बना देता। तो यहाँ कंडक्टर से सीधे ही उसके बॉडी में क्या आती है, लीकेज धारा आती। तो हमने सोचा कि इसको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि यहाँ से पानी का जो एक बारिश के टाइम पे लीकेज करंट जाने का एक मार्ग बन रहा, उस मार्ग को हम तोड़ दें। तो इस प्रकार से डिज़ाइन करके एक छाया बना के, रेन शेड बना करके ऐसे डिज़ाइन कर दिए। तो पानी फिर यहाँ पास नहीं आता, यहाँ पास सूखी एरिया होती है। तो इस करंट की कंटिन्यूटी क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पास वो दूर दूर हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है, पृथक करके हो जाती है। तो वो फिर करंट को लीकेज नहीं करने देता। तो इस प्रकार से इसीलिए हम इसको क्या किए, डिज़ाइनिंग किए। अब देखिए, जब हाई वोल्टेज यदि हम ले जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पास हम 11 kV ले जा रहे हैं, तो यहाँ पास 11 kV हमारी सप्लाई जा रही है, इसके लिए हमने डिज़ाइन किया। अब क्या हुआ, किसी कारणवश अचानक उसमें आसमानी बिजली आई या फिर कहीं से वो आके उस पर बिजली टपक पड़ी, गिर पड़ी, तो फिर इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, 11 kV से वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो फिर अब क्या होगा, तो हम ऐसे इसको डिज़ाइन किए हैं कि ये 11 kV के लिए किए हैं। अब ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो फिर क्या होगा, यहाँ से इसको लीकेज कर देगा, इसको अंदर क्या कर देगा, पंचर कर देगा।
पंचर कर देगा, मतलब उसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य हम बताया अभी, तो ज़्यादा वोल्टेज सहने की क्षमता उसमें नहीं है कितना, बहुत करता है तो चलो इससे 5 गुना 6 गुना 10 गुना तक सहन कर सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो फिर क्या करेगा उसको, तो यहाँ पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी कमज़ोर हो जाएगी, यहाँ पास ये लीकेज करने लगेगी, और ये जो कंडक्टर से धारा हमारी यहाँ है तो फिर क्या होगी, वो यहाँ से सीधे आ जाएगी, पूरे बॉडी में आ जाएगी। या फिर ऐसे हो सकता है कि हमारा जो कंडक्टर है तो यहाँ पास से जा रहा है, अब यहाँ पास बिजली आके गिर पड़ी तो फिर यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, और ये क्या है पूरा हमारा ये ग्राउंडिंग है, यहाँ पास वोल्टेज का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पास वोल्टेज हाई है और वोल्टेज का मान यहाँ क्या है 0 है। ये पूरा बॉडी हमारा लगा हुआ है कहाँ, यहाँ तक ये पूरा वोल्टेज का मान क्या है 0 है। अब 0 वोल्टेज का मान है तो फिर क्या करेगा, यहाँ पास जब ज़्यादा बिजली आएगी, अचानक ज़्यादा बिजली आ गई तो वह बिजली क्या करेगी, सीधे ही यहाँ पास कंडक्टर हमारे मटेरियल है, मतलब उसकी बॉडी है जो, तो वहाँ से सीधे ही बिजली क्या करेगी, यहाँ पास जंप करेगी, और जंप करके कहाँ आएगी, ये सीधे इस बॉडी में आएगी और बॉडी से सीधे ग्राउंडिंग हो जाएगी। तो जब बिजली कभी बढ़ती है तब की बात है, तो यह जो जंप कर रही है बिजली तो इसको हम बोलेंगे फ्लैश ओवर। जो इसकी फ्लैश है वो कितना हो, ओवर हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ओवर हो गई, तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं फ्लैश ओवर बोलेंगे, इसको हम फ्लैश ओवर बोलेंगे। तो फ्लैश ओवर ये कभी कभी होता है तो वो ग्राउंडिंग हो जाती है बिजली क्या हो जाएगी, वहाँ पास ग्राउंडिंग हो जाएगी। तो इसमें ये कंडीशन कभी कभी आती है, लेकिन आपको इसमें याद क्या रखने की चीज़ है कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसमें रेन शेड होता है, और इसमें एक होता है आपका शक्ति घटक, उसमें सॉरी क्या बोले थे यहाँ पास अभी जो आपको मैं बताया था सुरक्षा घटक, तो सेफ्टी फैक्टर, तो इसमें जो सेफ्टी फैक्टर का मान है वो कितना होना चाहिए, आपका 10 होना चाहिए। इसमें सेफ्टी फैक्टर का मान क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसी में बता रहे हैं कि जो सेफ्टी फैक्टर होता है, तो फिर सेफ्टी फैक्टर है, फैक्टर मतलब गुणांक, गुणांक कहें तो ये एक किसी का अनुपात होगा, रेशियो होगा। तो यहाँ पास जो सेफ्टी फैक्टर होता है आपका, तो आपका पोर्सिलीन का जो स्ट्रेंथ होता है, इसकी जो मजबूती होती है, और यहाँ पास फ्लैश ओवर का जो वोल्टेज होता है उसका रेशियो होता है। तो यहाँ पास पोर्सिलीन का क्या है, स्ट्रेंथ बटे यहाँ पास फ्लैश ओवर वोल्टेज, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेफ्टी फैक्टर होते हैं, सेफ्टी फैक्टर। तो हमेशा ही जो पोर्सिलीन का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फ्लैश ओवर का मान क्या होगा, कम होगा, तभी जाके यह जो इंसुलेटर है तो उस धारा को, उस वोल्टेज को, बढ़ी हुई वोल्टेज को रोक पाएगा, तभी रोक पाएगा। तो इस सेफ्टी फैक्टर का मान यहाँ पास कितना होता है, 10 होता है। तो पिन टाइप इंसुलेटर में जो सेफ्टी फैक्टर का मान है वो 10 होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का टाइम लगभग हो गया होगा, आपका टाइम हो गया है। अब चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ और नई सोच के साथ, कुछ नया सीखने के उद्देश्य से। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपको बने रहने के लिए मेरे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, बड़ों को सम्मान कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स, बाय बाय।